Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. Students, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन और उसकी दो एग्जांपल्स हैं स्टार्ट में. द फर्स्ट वन इज अमेबा एंड द सेकंड वन इज हाइड्रा. ऑलराइट, इनके अंदर डाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेसेस को किस तरह से मुकम्मल किया जाता है, ये सारी डिटेल्स हम देखते हैं बोर्ड पे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर रहा हूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं इन द प्रीवियस सेशंस, लेकिन यहाँ पे मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूं. दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटेक और इंजेस्ट लिक्विड और सॉलिड फूड पार्टिकल्स एंड इट इज फॉलोड बाय डिफरेंट स्टेप्स लाइक डाइजेशन, absorption, assimilation and at the end egestion. All right, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिहाज से all those living organisms, whether they are unicellular like amoeba जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, or they are multicellular, hydra, planaria, onward cockroach and then the ultimate complexity humans. All right students, इनकी हम बात करेंगे अभी यहाँ पे डिटेल से. So the first one is digestion in amoeba. जी स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो जिस ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज अमेबा प्रोटियस. ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा कि जो हमारी बुक में डिस्कस किया जा रहा है अमेबा, दैट इज अमेबा प्रोटियस. अब देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहले मैं वो स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं और फिर उन स्टेप्स को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा. द फर्स्ट वन इज इंजेशन. जी स्टूडेंट्स, अब इंजेशन है तो सबसे पहला सवाल यहां पे ये पैदा होता है, क्या इसके पास कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन मौजूद है? तो दैट इज नो. अब अगर इसके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई ओरल ग्रूव या कोई और इस तरह का डिप्रेशन, तो इससे हमें सबसे पहले नंबर पे तो ये एक स्टेटमेंट यहां पे डिलीवर करनी पड़ेगी कि द फूड कैन बी इंजेस्टेड एट एनी पार्ट ऑफ द सेल. ओके, इसको हम यहां पे लिख भी लेते हैं. The food particles can be ingested from any part of the surface of cell. All right, students. सेल के किसी भी हिस्से से खुराक के ज़रात आके टकरा जाएं या इसकी वॉन्डरिंग मूवमेंट के दौरान अगर ये खुद किसी पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट आ जाए तो फौरी तौर पे इंजेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा. लेकिन चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं साथ आपको कुछ और टर्म्स भी बताता चलूं. इन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू शुड रिमेंबर एंडोसाइटोसिस. ऑलराइट, एंडोसाइटोसिस क्या होती है? इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स, खुराक के जरात को सेल्स के अंदर दाखिल कर देना. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ओके, फिर इसके बाद एंडोसाइटोसिस को हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज फेगोसाइटोसिस, ऑलराइट, जिसमें सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाए. एंड द अदर वन इज पिनोसाइटोसिस, जिसके अंदर लिक्विड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाए. ओके, अब देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इट लिव्स इन वाटर, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है और साथ ही साथ सूडोपोडिया के जरिए हरकत करता है. तो सूडोपोडिया खुराक को हासिल करने में भी इस अमेबा के लिए मददगार हैं. किस तरह से मददगार हैं अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैकेनिज्म ऑफ इंजेशन. ओके, कि इंजेस्ट करता किस तरह से है ये खुराक को. इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ये जो सेंटेंस मेंशन करने जा रहा हूं कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल मेम्ब्रेन के साथ इन कांटेक्ट आ जाए या अमेबा खुद चलता फिरता किसी ना किसी सूरत में
उस फूड पार्टिकल के करीब आ जाए, फौरन इसके सूडोपोडिया उस खुराक के जर्रे को एनक्लोज करना शुरू कर देते हैं, बंद करना शुरू कर देते हैं, एक फ्यूज्ड बाजुओं की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, इन स्टेप्स को मैं समराइज कर रहा हूं यहां पे। When the amoeba comes into contact with food particles, और ये फूड पार्टिकल्स कोई बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लाइक पैरामीशियम एंड अदर स्पीशीज लाइक दैट। ओके, Pseudopodia project and enclose the food by fusing with one another. All right, students. अब ये जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे मेंशन की है, इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहें तो हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। अगर ये एक अमेबा मूव करता हुआ जा रहा है पानी के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्ट से ही अपने सूडोपोडिया को बाहर प्रोजेक्ट करके या बाहर निकाल के घूमता फिरे, बल्कि क्या किया जाएगा कि जैसे ही फूड पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अब कुछ चेंजेस आने वाली हैं, और वो चेंजेस हमें नजर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर द फूड पार्टिकल्स। ओके, और ये इसका अपना न्यूक्लियस, इसको मैं N के साथ यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें जैसे ये सूडोपोडिया आगे मूव करके जा रहे हैं तो फूड पार्टिकल्स इनके अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ये इनके घेरे में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किया है यहां पे, कि ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ये फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि यही फूड पार्टिकल्स वाला फूड वैक्यूल अब अपनी शक्ल में कुछ तब्दीलियां लेके आता है। किस तरह से तब्दीलियां लेके आएगा कि आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 में, वहां पे हम ये चीज देख के आए हैं कि द फूड वैक्यूल इट कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड बाय इटसेल्फ, बल्कि कौन खुराक को हजम करने के लिए हेल्पफुल है, द लाइसोसोम्स। ऑलराइट, द एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स दैट आर रिलीज्ड बाय द गोल्जी बॉडीज, वो एंजाइम्स कंटेनिंग वेसिकल्स आएंगे और इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही ये लाइसोसोम्स आके इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं इसके साथ, उसके बाद क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स को फूड वैक्यूल के हवाले कर देंगे। अब एंजाइम्स अपनी केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस यहां पे शुरू कर देंगे। इस केमिकल डाइजेशन के दौरान क्या किया जाएगा, द फूड पार्टिकल्स दे विल बी ब्रोकन डाउन फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चेंज नजर आती है, और वो चेंज क्या है कि जैसे ही डाइजेशन मुकम्मल होगी, जो फूड वैक्यूल है उसके इर्द गिर्द हमें कैनाल्स बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इन कैनाल्स के बनने की वजह क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन याद है तो द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, द सेकंड वन इज डाइजेशन, जो कि अभी अभी लाइसोसोम की मौजूदगी की वजह से मुकम्मल की गई है, एंड द थर्ड वन विल बी एब्जॉर्प्शन। ओके, तो कैनाल्स जैसी बनेगी, जो हजम शुदा खुराक के ज़रात हैं जो अब पहले से छोटे साइज में ट्रांसफॉर्म कर दिए जा चुके हैं, वो पार्टिकल्स इन कैनाल्स में जाएंगे और यहां से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेल अपने काम की चीजें जज़ब कर लेगा, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, अब इस वैक्यूल के पास क्या रह चुका है, सिर्फ वो चीजें जिनकी अब सेल को जरूरत नहीं है, द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ओके, अब इन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वाले वैक्यूल को जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया जाएगा, और जैसे ये यहाँ पे फ्यूज होगा, मेम्ब्रेन अपर्चर बनाएगी या रप्चर हो जाएगी, और इस अमल को हम कहेंगे दिस इज ईजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कहना है, ईजेशन। दिस प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड
एक्सक्रीशन, बल्कि ये इजेशन का अमल है। वो खुराक जो सेल हजम नहीं कर सका उसको इसने अपने साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल दिया है, सो दैट इज इजेशन। ऑलराइट, अब ये सारे के सारे स्टेप्स हम यहाँ पे वन बाय वन लिख लेते हैं ताकि अगर यही सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाए तो आप लोग किस तरह से याद रखेंगे। Now, the first point was about the ingestion, and ingestion is by pseudopodia. Okay, pseudopodia ने हेल्प की और उसकी वजह से खुराक सेल के अंदर आ गई, एंडोसाइटोज कर लिया, या अगर सॉलिड फूड पार्टिकल्स हैं तो क्या किया जाएगा, फेगोसाइटोसिस। ओके, अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि फूड वैक्यूल changes its shape, किस तरह से अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। First, it grows smaller, then larger, and again smaller. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें, अब अगर इन्हीं स्टेप्स के ऊपर गौर कर लिया जाए तो जब खुराक को एनगल्फ किया गया था तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में से खुराक के ज़रात सेल के अंदर आए हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि रिक्वायर्ड सॉलिड फूड पार्टिकल्स के साथ पानी भी अंदर आ जाए। तो जब उस पानी को बाहर निकाला जाएगा तो फूड वैक्यूल का साइज ऑटोमेटिकली पहले से छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले वैक्यूल का साइज छोटा किया जाता है एंडोसाइटोज करने के बाद। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, देन इट बिकम्स लार्जर, फिर उसके बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर साइज बड़ा हो रहा है तो उसमें फ्यूजन ऑफ एंजाइमेटिक वेसिकल्स भी तो हो रहा है, जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स आके एंजाइम्स उसके साथ शामिल करेंगे तो वैक्यूल का साइज पहले से बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब कैनाल्स बन जाएंगी तो अब क्या रह जाएगा, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड, और उस अनडाइजेस्टेड फूड वाले वैक्यूल का साइज दोबारा से छोटा हो जाएगा। तो ये इंजेक्शन के साथ ही फूड वैक्यूल में आने वाली तब्दीलियां, सबसे पहले हमने इनको मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेस में मैकेनिज्म तो हमने देख लिया है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रही है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन, ओके, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। फिर उसके बाद इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के साथ अगर नेक्स्ट स्टेप में हम चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द डाइजेशन begins with killing and softening। कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म एनगल्फ कर लिया गया था तो पहले उसको किल किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको सॉफ्ट किया जाएगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पीएच। ऑलराइट, जो एसिडिटी या एल्कलिनिटी क्रिएट की जा रही है उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे खुराक को हजम करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एंजाइम्स अपनी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम कर सकें। इसके लिए भी स्टूडेंट्स एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके लिए मैं स्टेटमेंट यहां पे मेंशन कर रहा हूं। Digestion takes place in acidic medium at pH 5.6 and later on it becomes alkaline or slightly alkaline, that is pH 7.3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। फिर इसके बाद डाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाता है और डाइजेशन के अमल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी मैं यहां पे स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, what happens in absorption after
digestion is completed, membrane of the vacuole is drawn into canals, और उसके बाद क्या होगा? The digested food particles are passed on to cytoplasm. इस अमल को हम एब्जॉर्प्शन में शामिल करेंगे कि जैसे ही खुराक हजम हुई उसके बाद वैक्यूल की मेम्ब्रेन छोटी छोटी नालियां बनाना शुरू हो गई और इन नालियों के जरिए जो हजमशुदा खुराक के ज़रात हैं उनको साइटोप्लाज्म के हवाले कर दिया गया है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन विद इन दिस अमीबा प्रोटियस. ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं अब इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या किया जाएगा? इनको यहां से उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा and that process is known as egestion. Undigested food is removed out of cell. Alright, और इसके लिए क्या काम किया जाता है? वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है. जैसे ही वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा तो फौरी तौर पे मेम्ब्रेन रप्चर होगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी की वजह से दोबारा आपस में फ्यूज कर जाएगी और हीलिंग प्रोसेस हो जाएगा एंड द सेल इट विल स्टार्ट टू कंटिन्यू इट्स नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द डाइजेशन इन अमीबा. ओके, अब अगर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और अगर ये पूरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो स्टूडेंट्स ये हेडिंग्स याद रखिएगा. इंजेशन और उसमें एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस मेंशन करेंगे. फिर उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइसोसोम्स. फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसमें कैनाल्स को याद रखिएगा. और द लास्ट स्टेप इज इजेशन दैट इंक्लूड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अनडाइजेस्टेड फूड. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डाइजेशन इन हाइड्रा. जी स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि हाइड्रा है क्या, और फिर उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है जिसकी वजह से वो खुराक को हजम करने के काबिल हो सकता है. इसके लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ की टर्म्स यहां पे मेंशन करने लगा हूं जो आप लोग याद रखिएगा ताकि ये टॉपिक समझने में आसानी हो सके. द फर्स्ट थिंग इज हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक. ऑलराइट, और फिर उसके बाद एक और टर्म साथ ही मेंशन कर देता हूं मैं, निडेरियन. ओके, अब पहला लफ्ज हमने यहां पे मेंशन किया है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एक बाहर वाली एक्टोडर्म और एक अंदर वाली एंडोडर्म. ऑलराइट, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक. फिर उसके बाद हमने आगे मेंशन किया है नाइडेरियन. ओके, अब ये जो टर्म है इट इज ड्यू टू इट्स फाइलम. ओके, और इसके पास खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नीडोसाइट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इन सेल्स को हम? नीडोसाइट्स. और नीडोसाइट्स की वजह से इनका नाम नाइडेरिया रख दिया गया है. ओके, अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, इस ग्रुप के अंदर कुछ खसूसियात हैं और उन खसूसियात में से एक स्पेशलिटी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज नोन एज टेंटिकुलर फीडिंग. ओके, टेंटिकल्स के जरिए अपने शिकार को पकड़ना और फिर उसके बाद उसको निगल जाना, ये इनकी खसूसियत है. और उस खसूसियत में एक खास किस्म के सेल्स को जरूर शामिल किया जाता है एंड दीज सेल्स आर नोन एज नेमेटोसिस्ट्स. नेमेटोसिस्ट्स आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स, डंग मारने वाले सेल्स. ओके,
और नेमेटोसिस्ट की डिटेल अभी हम इसके बाद एक सीक्वेंस में देखेंगे। इससे पहले मैं एक और बात आपको बताता चलूं, देयर इज द स्पेशलिटी ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम एक टर्म यूज करते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ऑलराइट, इसी तरह गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के साथ सिलेंटिरॉन या एंटीरॉन की टर्म्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, ये भी इनकी इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के ही मुख्तलिफ नाम है। और फिर मजीद आसानी के लिए मैं यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं, दैट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से? नॉर्मली जो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अ लिटिल बिट एडवांस्ड, हमारे अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें एक ओपनिंग तो ओरल ओपनिंग होती है और दूसरी ओपनिंग को हम एब ओरल ओपनिंग कहते हैं। ओके, तो ये एक पूरी नाली होती है बहुत बड़ी। लेकिन इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक द नाइडेरियंस, इनके अंदर क्या है, देयर इज ओनली वन ओपनिंग एंड दैट इज माउथ। ओके, बाकी जो पूरी बॉडी हमें नजर आ रही है, स्पेशली हाइड्रा की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज इट हैज अ वेज लाइक बॉडी। ओके, ये जो वेज लाइक बॉडी हमें इसकी नजर आ रही है, इसी को ब्रिटिश एक्सेंट में स्टूडेंट्स वाज भी बोला जाता है। ओके, वेज लाइक बॉडी। इस बॉडी के अंदर माउथ तो मौजूद है। ओके, अब इस फिगर में अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगा, एट द टॉप देयर इज ओनली वन ओपनिंग एंड दैट इज माउथ। और उस माउथ के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, दीज ब्रांचेस आर द टेंटिकल्स। ओके, और फिर उसके बाद इसकी पूरी बॉडी एक थैले की तरह की हमें नजर आती है, जो कि पोलिप स्टेज में एक बड़ी सी नाली है लेकिन नीचे से बंद है। बेसल बॉडी वगैरह या बेसल डिस्क इसकी मौजूद होती है और उसमें कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है। ओके, तो ये इस लिहाज से आप याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कि व्हाई इट इज नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, बिकॉज इट हैज ओनली वन ओपनिंग दैट इज माउथ। फिर इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि हम नेमेटोसिस्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब स्टूडेंट्स, व्हाट आर नेमेटोसिस्ट्स? Okay, nematocysts are specialized stinging cells. All right, students. Tentacles, जो branches माउथ के ऊपर अभी मैंने आपको बताई थी मौजूद होती हैं, उन tentacles के ऊपर खास किस्म के सेल्स मौजूद हैं और इनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए फिर मैं कुछ टर्म्स पहले यहां पे लिखूंगा, फिर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। नीडोसेल। All right. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज नीडोसेल? दिस इज द ट्रिगर ऑफ द नेमेटोसिस्ट। ओके, ट्रिगर किस तरह से करते हैं ये भी मैं मैकेनिज्म में समझाता हूं आपको। फिर नीडोसेल के साथ एक कैप्सूल मौजूद है जिसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं या वेनमस कैप्सूल का नाम भी दिया जाता है। देन इज द थर्ड थिंग एंड दैट इज अ हॉलो ट्यूब। ओके, फिर कुछ कांटेदार साख्तें मौजूद हैं जिनमें छोटे कांटे, इनको हम कहते हैं माइनर बार्ब्स, और बड़े वाले जो हैं दे आर नोन एज मेजर बार्ब्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, अब सबसे ऊपर जहां पे इसकी ओपनिंग होती है वहां पे स्टूडेंट्स एक लिड मौजूद है। इस इमेज में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर एक नीडल लाइक, एक सुई नुमा साख नजर आ रही है और ये क्या है, नीडोसेल। ओके, उस नीडोसेल के साथ मौजूद है एक ढकना, दैट इज नोन एज लिड ऑफ दिस नेमेटोसिस्ट। अब क्या होगा, जैसे ही इस नीडोसेल को कोई फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस मिलेगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा तो फौरी तौर पे क्या होगा, इसके अंदर वाले तमाम के तमाम कंपोनेंट बहुत स्पीड के साथ एकदम बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये बाहर आएंगे तो उसके साथ ही ये कैप्सूल खाली कर दिया जाएगा और इसके खाली करने में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सारा कोर था इसका, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उस प्रेशर की वजह से ये जो हॉलो ट्यूब और ये बार्ब्स हैं जो पहले अंदर की तरफ मौजूद थे और ट्यूब कॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रही थी, अब ये सारे बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे तो जो भी प्रे इनका मौजूद है उसको फौरन इन्फ्लिक्ट करना शुरू करेंगे। इवन के अगर ह्यूमन स्किन के साथ भी इन कांटेक्ट आ जाते हैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह से अगर इनका कोई प्रे, कोई शिकार वहां पे मौजूद है तो क्या किया जाएगा,
उसके अंदर जहर इंजेक्ट किया जाएगा और वो फौरन पैरालाइज हो जाएगा, मफलूज होने वाली कैफियत हो जाएगी और अब वो हरकत करने के काबिल भी नहीं रहेगा। जैसे ही मफलूज होगा ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, उसको उठा के माउथ के जरिए इंजेस्ट करवा देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ बिगिंस द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। ओके, टेंटिकल्स ने खुराक को पैरालाइज किया और पैरालाइज करने के बाद उसको निगल लिया। जैसे ही ये खुराक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में दाखिल होगी, यहां पे खास किस्म के गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं जो एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं। अब जैसे ही एंजाइम सिक्रीट किए जाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि ये डाइजेशन सेल से बाहर हो रही है तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद बड़े खुराक के ज़रात को छोटे ज़रात में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में और एक चीज भी हेल्पफुल है, दैट आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल लाइनिंग। और उसके साथ ही साथ जो इसकी अपनी बॉडी की मूवमेंट है वो इसमें हेल्पफुल है कि एंजाइम्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दे इन द एक्वस मीडियम और बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर जो छोटे ज़रात हैं उनको गैस्ट्रोडर्मल या एंडोडर्मल लाइनिंग के सेल्स एनगल्फ करेंगे और फिर सेल्स के अंदर डाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। Because this digestion is taking place inside the cells, so it will be known as intracellular digestion. ये सेल्स के अंदर चल रही है। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइजेशन मुकम्मल होने के बाद all the undigested waste products they will be removed out through the mouth. Okay? तो अगेन यहां से मुंह के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जा रहा है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट, सो सारे स्टेप्स को फॉलो करें और ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, 4 मार्क्स का पूरा पोर्शन है। इसके साथ आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद रखिएगा और साथ ही साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं जो आपको इस टॉपिक को मजीद आसानी से याद रखने के लिए मददगार हो सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज पैरालाइजिंग द प्रे। ऑलराइट, कि अपने शिकार को बेहोश किस तरह से किया जाता है या मफलूज किस तरह से किया जाता है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेमेटोसिस्ट इस काम में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। फिर द प्रे इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। खुराक को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मुंह के जरिए दाखिल कर दिया जाएगा। Inside the gastrovascular cavity, extracellular and intracellular digestion is completed. All right, और फिर उसके बाद the food particles are absorbed and assimilated. अब यहां पे एब्जॉर्प्शन के साथ एसिमिलेशन को भी याद रखना पड़ेगा आपको। और एसिमिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, खुराक को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना या बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के तमाम प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, एंड देन द लास्ट स्टेप विल बी undigested food is ingested through mouth. All right students, so this is all about the digestion in amoeba. आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, नेमेटोसिस्ट वाला पोर्शन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये नेमेटोसिस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा,
इसको तैयार करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।